गुड मॉर्निंग क्लास। आपके पुराने जो लेक्चर हुए थे कहाँ तक पहुँच गए थे हम? बताओ जल्दी। कार्यपालिका आपकी हो चुकी है, केंद्र की भी हो गई, राज्यों की भी हो गई थी। यहाँ तक क्लास हुई है ना। आज आपका दिन है लेजिस्लेटिव वाला। जो लेजिस्लेचर है ना, विधायिका, पसीना बहुत आ रखा है ना, गर्मी बढ़ गई यहाँ पे। हाँ, वो ह्यूमिडिटी है। दिन सोमवार है, महादेव कृपा रखें आप पे, गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता दें। ये ज़्यादा तेज चलता है, दिक्कत हो जाती है फिर। ऊपर बैठो। चलिए, तो पुरानी जो कक्षा है ना, उससे हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है सर आपका भारतीय संविधान में जो पावर है, हम कह सकते हैं तीन तरह के सर आपकी गवर्नमेंट के तीन रूप देखने को मिलते हैं। एक लेजिस्लेटिव और दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव और ये आपके जुडिशियल। तीन अंग हैं सर आपके सरकार के। एक है आपका विधायिका, जो क्या करती है? विधायन करती है, नियम कानून बनाती है, नए नए एक्ट बनते हैं। एग्जीक्यूटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, इसको हम पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या होता है सर? केंद्र के स्तर पर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में महान्यायवादी, यही पढ़ा था। राज्यों में क्या पढ़ा था हमने? राज्यपाल या गवर्नर, उसके बाद में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये पढ़ा था। इतनी चर्चा हो गई है, एक अंग हो गया हमारा। अब हम चल रहे हैं दूसरे पे, विधायिका पे, लेजिस्लेटिव पे। उसके बाद में चलेंगे जुडिशरी पे, फिर देखेंगे हमारे यहाँ पे कैसी जुडिशरी है, कैसे आपका बने हुए सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद में बहुत सारे हाई कोर्ट है, उनकी चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है? कहानी लिंक है सर, पॉलिटिकल साइंस या ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी ऐसा हिस्सा है। एक तो व्यवहारिक भी है, दूसरी बात क्या है, हम वास्तव में इसी सिस्टम में जीते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन लोगों को क्या उल्टा टेंशन होती है, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सब सोच के ऊपर रहता है। यदि आप ऐसे पढ़ोगे, अरे यार हमारा सिस्टम ऐसे है, हमारे राइट क्या है, कैसे हमारी सरकारें चलती हैं, तो फिर आपको रुचि आएगी पढ़ने में। तो विधायिका वाले पोर्शन को हम पढ़ते हैं। केंद्र के स्तर पर इसको केंद्रीय विधायिका को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। राज्यों में उनको विधानमंडल बोला जाता है, राज्यों का अलग है। राज्यों के नाम के हिसाब से यूपी विधानसभा या विधानमंडल। विधानमंडल में दो हो जाते हैं टुकड़े, विधान परिषद और विधानसभा। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें आपका विधानमंडल नहीं है। कहने का मतलब क्या है? केवल एक ही हाउस है, क्या है? विधानसभा ही है। वो कौन से 6 राज्य हैं अभी जिनमें आपका विधान परिषद भी है? देखो, ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल उसी एक ही हाउस को विधानमंडल बोल दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कौन से राज्य हैं जिनमें आपका विधानमंडल द्विसदनीय है? तो वो है सर आपके भाई हैं। सबसे पहले उठाओ यूपी और बिहार उठा लिया, इधर चले आओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर, समझ में आ रही चीजें? तो ये हमारी चीजें थी, इसको हम उठाते हैं। इसके सर 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लेजिस्लेचर हमारी केंद्र के स्तर पर इस तरीके की है। नई आपकी संसद बन चुकी है, कैसी आपकी? ट्रायंगुलर है ना? ओके, एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इस तरीके से आपका बना हुआ है सर, ठीक है। चलो, पुराना वाला ये है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? अब संविधान भवन के रूप में जाना जाता है, आया ना। चलो, ये हमारी चर्चा है। इसके भीतर हम देखेंगे क्या कैसे चीजें चलती हैं। अब अध्ययन करेंगे इसके अंदर की चीजों को लेकर के। लेजिस्लेचर या हिंदी में कहते हैं इसको विधायिका, आपका टॉपिक शुरू होता है। अब ये 2 स्तर पे सर आपकी, एक तो संघ के स्तर पर कह सकते हैं, केंद्र के स्तर पर, और दूसरी राज्यों के स्तर पर है, उसको भी विधायिका बोलते हैं। विधायिका वो जगह है जहां पे विधि बनती है, कानून बनते हैं, है ना। विधायिका उसको बोलते हैं, नाम से ध्यान रखो। संघीय स्तर की जो विधायिका है, जो केंद्र की है, संघ का मतलब केंद्र की है, उसको संसद के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? संसद है। और राज्यों में क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये कौन से पार्ट में सर? 5 में। और राज्यों वाली जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके लिए पार्ट कौन सा है? 6ठा पार्ट है सर पार्ट 5 में ही आपकी एग्जीक्यूटिव भी हम पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, वो भी पार्ट 5 में थी। इसलिए मैंने क्या बोला था, पार्ट 5 और 6 को मैंने जोड़े में पढ़ाया। पहले मैंने एग्जीक्यूटिव दोनों की कराई, इसलिए पार्ट 5 और 6 को एक साथ में लेके चल रहा हूं। पहले पढ़ाम में हमने क्या पढ़ा? कार्यपालिका पढ़ ली, 5 की भी, 6 की भी। अब हम दूसरे रूप में क्या पढ़ रहे हैं? आपके पार्ट 5 की और 6 की क्या पढ़ेंगे? विधायिका पढ़ेंगे। इससे क्या होता है? आसान हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस जो लोगों को कठिन लगती है ना, वो सरल हो जाती है, क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। केंद्र की हम संसद के बारे में सारी चीजें जानेंगे। राज्यों वाला तो क्या है? वो रिपीट है, तो सरल है सर। भाग 5 आपको ढंग से आना चाहिए, 6ठा अपने आप ही हो जाता है। जो काम केंद्र में हो रहा होता है वही सेम क्या हो रहा होता है? राज्यों में हो रहा होता है। यहां तक समझ में आया? चलो, तो जो संसद है, बात करेंगे संसद में क्या है सर? संसद में क्या क्या शामिल है सर? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कहने का मतलब क्या है? बिना राष्ट्रपति के जो है ना, केंद्रीय विधायिका बन नहीं पाएगी। केंद्रीय विधायिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
ध्यान रखना, बिना राष्ट्रपति के विधायिका कंप्लीट नहीं होगी। यानी राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है, 79 79 क्या बोलता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों सर, आप कानून बनेगा, कोई बिल आएगा, मान लीजिए लोकसभा में आया तो फिर बाद में जाएगा राज्यसभा में, या कई बार ऐसा होता है कुछ बिल आपके कहाँ आएंगे, राज्यसभा में, फिर जाएंगे लोकसभा में, दोनों हाउस से पारित होने के बाद कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास में साइन होने। मतलब यह है कि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई बिल जो है ना, एक्ट नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है, क्या राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग है? विधि निर्माण की जो मशीन है उसमें राष्ट्रपति के साइन के बिना विधि बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति विधायिका का भी क्या है, अंग है। यहाँ प्रधानमंत्री है नहीं। अच्छा, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति दोनों जगह हो गया। क्या हमारा तुलनात्मक अध्ययन समझ में आ गया? वहां पे भी था कार्यपालिका में राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री था, उनकी मंत्रिपरिषद थी और मान्यवादी। क्या विधायिका में कौन कौन है सर? विधायिका में राष्ट्रपति है और राज्यसभा लोकसभा। क्या यहाँ पे मान्यवादी है? नहीं। क्या यहाँ पे सीएम पीएम कुछ है? नहीं। कहने का मतलब विधायिका किन किन से मिलकर बनती है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न आएगा जो केंद्रीय विधायिका है वो किन किन से मिलकर बनी है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गए, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस होता है, ये क्या है, ऊपरी सदन है, उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का है, इसलिए लोकसभा बोल दिया जाता है, लोअर हाउस है। तो क्रम में रखा है सर, इसलिए आपके जो नोट्स मिलेंगे ना बड़ा स्मार्ट वाली है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यसभा, क्योंकि ये अपर हाउस है, फिर उससे नीचे वाला कौन सा है, लोकसभा। यहाँ तक कोई समस्या? सर पार्ट 5 आप जानते हो कहां से कहां तक है, 52 से 151 हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, ये फिर से रिपीट हुआ है, इसकी तो पता ही है, संगी इसकी बात होगी। आ जाओ सर राज्यों में बात करते हैं। राज्यों में पार्ट 6 कहां से है सर, 152 से लेकर के 237 तक। 152 से 152 में डेफिनेशन है फिर से राज्य की, क्योंकि जो आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन है वो नहीं चल पाएगी, आर्टिकल 36 वाली डेफिनेशन वो नहीं चलेगी, इसके लिए अलग से डेफिनेशन लाए गए। ये क्या है, ये राज्य, ये जो है ना स्टेट, ये अलग है, ये इंडिया स्टेट जैसा नहीं है, ये प्रांत यूपी एमपी अलग स्टेट है। समझ में आ गई बात है? इनकी डेफिनेशन किसमें, आर्टिकल 152 में। 153 क्या है सर, राज्यपाल, गवर्नर आ गया कि नहीं, हमने पढ़ा था, क्या बोला था, गैया टेको कराया था। चलेगा सर। राज्य के जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा सर, राज्यपाल, और जिनमें दोनों विधान परिषद है तो विधान परिषद भी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद में विधानसभा, तो 3 से मिलकर बनता है। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों सदन है, तो जिनमें नहीं है तो क्या किससे मिलकर बनेगी, राज्यपाल और विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर हो रही है? कितने राज्य जिनमें है, तो वो है 6, आपका यूपी बिहार भैया और एमके बोले तो महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर उसके बाद में एमके एट। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, स्टेट काउंसिल है राज्यसभा, इसके सदस्य को एमपी बोलते हैं, इसके सदस्य को भी एमपी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, इसके सदस्य को क्या बोलेंगे, एमएलए। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके सदस्य को एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या मैं बात समझा पाया यहाँ तक? इस स्लाइड की कोई बात रहेगी हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो किसी को, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि ये बेस है, यही परेशान करेगा बाद में। ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये क्या है सर आपका, अब पहला टॉपिक उठाते हैं राज्यसभा वाला। उससे पहले मेरे को ये बताओ, हमने पढ़ा है कि आपका विधायिका शुरू हुआ, हमारा विधायिका हमारे 2 तरह की है संविधान में, एक तो केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका, एक ही बात है, ठीक है, और दूसरी आपकी राज्य, क्या आपके राज्यों के लेवल पे विधायिका, इसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल। इसको कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, केंद्र वाले को संसद बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कह सकते हैं कि केंद्रीय विधायिका है, उसमें कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इधर आ जाओ, इसमें इधर में कौन है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, ओके, इतनी सी तो बात थी। और आर्टिकल 79 क्या कहता है, राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब आप आ गया कौन सा वाला टॉपिक, पहला, यानी हम शुरू करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, तो टॉपिक कौन सा रह गया, राज्यसभा वाला। राज्यसभा को शुरू करते हैं। ये सर आपका दिख रहा है क्या है, राज्यसभा भवन है, और इसकी थीम क्या है सर, लोटस है। हम पहले भी संसद करा चुके हैं। ठीक है, अब चीजें पढ़ेंगे। क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा है? चलो शुरू करते हैं आपका। तो टॉपिक है सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यहाँ संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट करना यानी गठन। राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 80। और यहीं पे लोकसभा की बात करूंगा तो 81, लगातार 2 भाई हैं। 80 में क्या है, पहले कौन आएगा, राज्यसभा, पहले बड़ो भैया आते नहीं, तो राज्यसभा क्या है, उच्च सदन आया ना। फिर उसके बाद में 81 में लोकसभा, छोटे भैया बाद में आएगा। नंबर में पहले कौन है, पहले पैदा कौन होएगा, राज्यसभा, तभी तो बड़े भाई। आता है यार,
चीजों को लिंक करके पढ़ो। तो आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। आर्टिकल हो गया। अब भीतर चलते हैं सर। इसमें राज्यसभा की हमने बात करी, ठीक है, ओके। ये जो है ना हमारा अमेरिका में बात करेंगे तो क्या है? यूएसए में जो है ना सीनेट के बराबर है। यूएसए में क्या है? सीनेट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, यहाँ पे पहले अपने को लिख करके आते हैं, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं कितने हैं सर आपके? अधिकतम कितने हो सकते हैं आपके? 250, 250। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, ठीक है। जिनमें क्या होगा? 238 निर्वाचित और 12 कैसे? मनोनीत। लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपके? 245, जिसमें आपके 12 तो ये तो फिक्स है सर। तो बच्चे कौन से? 233 कैसे निर्वाचित। ये 5 कहां के लिए चले गए सर? पीओ कोई वाला जो एरिया है ना, तो वहां पे अभी चुनाव नहीं होते तो सीट खाली रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 250, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। अच्छा, यहीं पे मैं प्रश्न थोड़ा बदल रहा हूँ कि वर्तमान में हैं कितनी? 245। 12 तो फिक्स हैं, तो ये कम कहाँ होंगे? 5 यहाँ कम होंगे। 38 से 5 गए तो कितना रह गया? 33, है ना। तो 233 अभी निर्वाचित होते हैं वर्तमान में, ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। मैंने बोला जो 12 हैं सर, 12 किस आधार पे आपके मनोनीत होते हैं या अपॉइंट होते हैं? अपॉइंट नहीं कहेंगे उसको, नॉमिनेट होते हैं। तो वो है आपके लास्ट के आधार पे। लास्ट क्या है सर आपका? देखिए, लिटरेचर, साहित्य, ए से आपका 8 यहाँ पे है। ये थोड़ा मैं क्रम बदल गया था, बाद में फिर मैंने लास्ट बोला था। वास्तव में क्या है, ये कहीं चुनाव पे लड़ते नहीं है, राष्ट्रपति के उस पे रहते हैं सर। जिसको आपका राष्ट्रपति मन कर लेगा उसको क्या कर लेगा? चुन देगा। हालांकि मन नहीं, वो भी देखा जाता है। आधार क्या है सर आपका? साहित्य की फील्ड में अच्छा काम करने वाले, कला के क्षेत्र वाले। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया गया था? राज्यसभा में एमपी बने हैं सचिन। फिर उसके बाद में अभी देखोगे ये लोग 12 नॉमिनेट होते ही होते हैं। रेखा जो है, रेखा नॉमिनेट हो चुकी है, एमपी रह चुकी है, राज्यसभा एमपी। रेखा एक्ट्रेस नहीं है? हाँ, वो तो कई और भी हैं। अभी नॉमिनेट कौन कौन है? इसी कला के क्षेत्र से ही है, कई लोग रहते हैं। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो कला हो गया, उसके बाद में सर एस से हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर उसके बाद में समाज सेवा भी हो गया। वो सारे आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जो है ना डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि अपर हाउस है, थोड़ी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इसीलिए इनके नॉमिनेशन की हमने बात करी सर। इतनी बात समझ में आ गई, ये याद रखना। अच्छा, चलते हैं सर आपके अब सदस्यों की बात कर लें। ये तो अधिकतम वगैरह की बात कर ली। ये हमारे क्या इनका चुनाव रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। तो हर एक राज्य में जो है ना अलग अलग सीटें आवंटित होती हैं। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें कहाँ है सर? यूपी में 31 सीटें यूपी से जाती हैं। कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने रेड में करा। दूसरे नंबर पे आता है सर महाराष्ट्र, 18 है। सॉरी, यहाँ 19 है। क्या बोला मैंने? पहले नंबर पे 31 कहाँ की है? यूपी की। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 19। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। क्या है आपका? तमिलनाडु। कितनी है? 18। फिर चौथे नंबर पे कौन है? चौथे 5वें पे या चौथे ही माने, दोनों की बराबर है। वेस्ट बंगाल और बिहार, इनमें कितने? 16 और त्रिपुरा से 1 है। त्रिपुरा से आपकी 1 है, ठीक है। तो और भी छोटे छोटे स्टेट हैं जहाँ पे, तो सबसे कम कहाँ से है सर? त्रिपुरा से है। ऐसी हमने बात करी सर, ठीक है। बातें समझ में आई? कितना आना है, कैसे आना है, इसका चीजें समझ में आ गई। निर्वाचन अभी देखते हैं, उससे पहले हम इसको क्या करें, थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो ये बताओ, राज्यसभा के लिए आर्टिकल कौन सा है? 80। अब इनकी सदस्यों की बात करें, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अबे 250 मतलब 250 एक ही है ना। जिसमें 12 क्या है सर आपके? मनोनीत है। किस आधार पे? लास्ट के आधार पे। लास्ट है, कुछ नहीं है, ऐसे मान लो। LASS, एल से लिटरेचर, ए से आपकी आर्ट, कला, साइंस, सोशल सर्विस। हाँ, कहने का मतलब क्या है? 238 कैसे होंगे निर्वाचित? बट वर्तमान में 245 है, वो 5 कटेंगे, इधर से कटेंगे, 12 तो 12 रहेंगे ही रहेंगे। तो कितने वर्तमान में बात करें? 245 उपस्थित हैं कुल, और उसके बाद में 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। ये होगी हमारी बात। अब बात करेंगे किस स्टेट में सबसे ज्यादा है सर आपका? यूपी में 31 है राज्यसभा के लिए सीटें। उसके बाद में महाराष्ट्र 19, उसके बाद में तमिलनाडु 18, उसके बाद में इधर आ जाओ वेस्ट बंगाल और बिहार 16, ठीक है। त्रिपुरा में आपकी सबसे कम है, कितनी? आपकी 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हुआ? याद सा हो गया। अब चलते हैं सर कि राज्यसभा के लिए निर्वाचन कैसे होता है। कौन वोट डालेगा? तुम वोट डालोगे? नहीं। क्या होना चाहिए आपको? MLA होना चाहिए, विधायक होने चाहिए आप, ठीक है। MP नहीं डालता, MP कोई नहीं डालेगा, क्योंकि MP का तो हो ही रहा है। तो जितने राज्यों की क्या है विधानसभाएं हैं, वो आपका वो करती है। सर निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष है, कहने का मतलब जनता सीधा उनको चुनती नहीं है। राज्य विधानसभा, लेकिन ध्यान रखना, राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य कोई नहीं वोट करेगा। कैसे करेंगे? निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। राज्य विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय वोट कैसा है? एकल संक्रमणीय, एक ही वोट पड़ेगा लेकिन वो संक्रमित होएगा। कैसे होगा अभी बताऊंगा, समझना क्या पॉइंट है। जो नए विद्यार्थी उनके लिए समस्या आ जाती है, क्योंकि ये वर्ड बहुत भारी हो जाती है। मुझे कई बार लगता है एक टीचर के रूप में, यार ये तो सिंपल है, सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता होता है।
एकल संक्रमणीय मत है, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। ये पद्धति कैसी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली है। अब टॉपिक उठाते हैं सर, एकल संक्रमणीय क्या होता है। वोट एक ही डालेंगे, लेकिन 4 प्रतिभागी खड़े हुए हैं, 4 या 5 जितने भी हैं, उनकी नंबरिंग करेंगे। पहले नंबर पे किसको देना चाहते हो, मैं इसको देना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे फलाने सिंह को, इसको, ऐसे करके नंबर तुम चाहो कैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वोट वैसे काउंट होगा। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। कैसा है, एक ही है लेकिन वो संक्रमित होएगा। यदि पहली बार में आपका नहीं जुगाड़ बनी, कोई आपका नहीं चुना गया, ठीक है, फिर दूसरा आपका रहेगा। पद्धति है सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली। ये आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग पार्टी किसी राज्य में जीती है। मान लीजिए यूपी की बात करें तो क्या है आपका, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये पार्टियां हैं। तो जितनी पार्टी के विधायक हैं उस हिसाब से आपका इनका क्या रहता है, भाग लगा करके देखा जाता है कितनी सीट पे इस पार्टी को मिलेंगी, कितनी इसको मिलेंगी। और ये रहता है कि जिनको एमपी भेजना होता है किसी पार्टी की, मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या माने आपके, मान लीजिए सपा की पूरी सीटें कितनी है, 403 की 403, अगली बार सपा आ जाए मान के चलो, ठीक है। तो जो राज्यसभा के लिए जाएंगे चुन के एमपी, वो किसके होंगे, सारे के सारे सपा के होंगे। समझ में आ रही है ना, क्योंकि और का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सीट मिलेगी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो जिसके जितने एमएलए ज्यादा है उतनी क्या पहुंच जाएंगे, उतनी सीट जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 50-50% है, तो जितने आएंगे, मान लीजिए किसका 50% हो गया, बीजेपी और सपा का, तो अब जितनी सीट आ रही है उनके लिए तो आधा आधा हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, इसको कहते हैं आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। तीसरा पॉइंट उठ के आता है सर, राज्यसभा के लिए अर्हता क्या है कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा। तो पहली बात आई कि 30 साल उम्र होनी चाहिए उम्र कौन सी होनी चाहिए, अच्छा यहीं पे बताओ, राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए, अच्छा ये बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, क्योंकि वो क्या है, लोकसभा एमपी के तौर पर ही माना जाता है, ठीक है। भले ही ना माना जाए, लेकिन क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो उम्र कितनी रखी है, क्योंकि लोकसभा के लिए एज कितनी है, 25 साल, तो माना जाता है कि 30, आप राज्यसभा से चुन के गए हो तो मिनिमम एज तो कवर हो गई ना, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं है। चलो, तो राज्यसभा के लिए क्या चाहिए आपका, 30 वर्ष चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स, बूढ़ों का घर है ना, बुजुर्गों का, यही बुजुर्ग यार, कम से कम एज कितनी है, 30 है। और वहां पे लोकसभा में तो क्या हो सकता है, 25 साल का भी आ सकता है, 26 साल का भी आ सकता है, 30 वर्ष होगी। एक और बात ध्यान रखना, 2003 में एक संशोधन किया गया, किसमें, एक एक्ट में, आरपीए में किया गया बदलाव। आरपीए का मतलब क्या होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है आरपीए, ठीक है ना, कब का है, 1951 का। और उसमें संशोधन किया गया किसमें, निवास संबंधी शर्तों को लेकर के। निवास संबंधी शर्तों को लेकर के क्या है, अब इसको अब साधारण भाषा में समझो। तुम राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो, पहले ये था, 2003 से पहले का नियम समझो कि तुम यूपी से हो तभी यूपी से लड़ सकते हो, ठीक है, यूपी के रहने वाले हो, यूपी की विधानसभा तुम्हें तभी चुनेगी राज्यसभा के लिए जब तुम यूपी के रहने वाले हो, यूपी में निवास करते हो। लेकिन 2003 के बाद में बदलाव कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है ना, कहां से तुम रहने वाले, भले महाराष्ट्र के हो, तुम्हें कहां से लड़ाया जा सकता है, यूपी से लड़ाया जा सकता है। इसमें संशोधन कर दिया। देखो, नेता अपनी जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, खुद हार गए कहीं से, राज्यसभा से कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे जहां पे इनकी सरकार है, बड़े नेता को ऐसे डाल देते हैं। समझ आई, ऐसा हुआ भी था आपके मनमोहन सिंह, ये कहां से, असम से लड़े थे दोनों बार। बस वो शर्त है कि एक ऑफिस होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, किराए पे ले लेते हैं, भाड़े पे भी चल जाएगा, निवासी जरूरी नहीं है, तुम्हारा एड्रेस होना चाहिए वहां का। तो एड्रेस कैसे हो जाता है, भाड़े पे ले लो कोई चीज, समझ आएगी ना। तो उनको जो है ना रेंट वेंट पे दिलवा देते थे, कोई भी हाउस आराम से मिल जाएगा, देश का प्रधानमंत्री रेंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों बार वो कहां से लड़े थे, राज्यसभा से लड़े, उधर से असम से लड़े थे राज्यसभा के लिए। वो जब तक प्रधानमंत्री रहे दोनों बार राज्यसभा से थे एमपी, वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला चलते हैं सर, आपके कार्यकाल की बात करेंगे। तुम राज्यसभा का कार्यकाल कब तक रहता है। पहली बात तो यह है सर कि ये सदन कैसा है, स्थायी सदन है, ये कभी भंग, और इसका कार्यकाल कितना है सर, 6 वर्ष है। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये संविधान में था, नहीं था, तो फिर कहां था सर, ये संविधान में नहीं है, कार्यकाल की चर्चा ही नहीं है संविधान में, किसकी, राज्यसभा की। कार्यकाल के बारे में बात करें तो कितना है सर आपका, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष है, संविधान में नहीं था। और ये जो है ना, संसद को पावर दी गई थी कितना कार्यकाल रखना है, और संसद ने क्या किया, इसको देखिएगा, यहाँ पे आइएगा, आरपीए एक्ट, आरपी एक्ट का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसी के तहत बहुत सारे काम होते हैं, उसके तहत ही इसकी वो मतलब क्या है, कार्यकाल कितना रखा, 6 वर्ष। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इनमें से 6 वर्ष में से आप राज्यसभा एमपी बन गए तो 6 साल तक आप क्या बने रहोगे, एमपी बने रहोगे,
2 साल के बाद में इसमें क्या है, 1/3 सदस्य आपके इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा नहीं मतलब त्याग पत्र देना ही पड़ता है इनको, ठीक है। सेवानिवृत्त होते हैं, छूटते हैं, ठीक है। त्याग पत्र देने का मतलब नहीं है, सेवानिवृत्त होते हैं, इनका मतलब टाइम खत्म हो जाता है। 1/3 हो गए। 1/3 का मतलब क्या है, अब हर 2 साल में 1/3 करोगे तो क्या है, 2 साल में करोगे तब ना 6 साल का होगा, इसलिए 6 साल रखा भी गया। तो 1/3 लोग 2 वर्ष में क्या आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है सर, आपका स्थायी सदन है। कब से? 1952 से, क्योंकि पहली बार चुनाव कब हुए? 1952 में। और इसका विघटन कभी नहीं होता, डिसोल्यूशन नहीं होता, आर्टिकल 83 में कह रखा है। सर एक चीज बताओ, अब आपने एक बात कही पुरानी जो है ना, थोड़ी पहली सुलझाना, आप दिमाग लगाना। 1952 से आप कह रहे हो ये सदन जो है ना कभी भी विघटित नहीं हुआ है और स्थायी सदन है। और हर 2 साल में क्या होता है आपका, 1/3 लोग इस्तीफा देते हैं और कार्यकाल पूरा 6 साल का पूरा करते हैं। तो ये बताओ, जब पहली बार 1952 में क्या राज्यसभा गठित हुई होगी, तो आपको पता है 52 के बाद में 2 साल बाद में 1954 में 1/3 को इस्तीफा देना था। अब जब इस्तीफा कौन दे, सबका क्या हुआ है, चुनाव तो बराबर समय में हुआ है ना, किसी के 6 साल हुए नहीं। अब कैसे सिस्टम बना होगा बताओ, आप में से बताओ कोई। अब किन से इस्तीफा दिलवाओ, क्योंकि 6 साल किसी के हुए नहीं है। कब बनी है, सारे के सारे जो 245 MP हैं कब चुने गए, 1952 में ही, और किसी के 6 साल पूरे नहीं हुए। और नियम तो चलाना है, क्योंकि हर 2 साल में क्या है, 1/3 का इस्तीफा देना है। लगा दिमाग, कैसे हुआ होगा? हर एक राज्यों का क्या चीज, ऐसे कैसे हटा सकते हो, उसका राइट है। देखो ये नियम बनाना था, सुनिएगा, शुरुआत में दिक्कत थी, 2 बार ऐसा करना पड़ेगा, फिर तो आपका नियम चलता रहेगा। सर ये काम करा, समस्या तो आई सामने सबके, उनकी कौन MP छूटे, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं। भैया हम तो 6 साल रहेंगे, काय करें 2 साल, फालतू में बेबात की बात कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, उस टाइम पे नेहरू क्या है, नेहरू बहुत पावरफुल है इस सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि करना था, और अभी नहीं करोगे तो आगे भी नहीं हो पाएगा, इस्तीफा तो नहीं दे पाएंगे। और 1/3 को तो क्या करना है, आपका त्याग वो देना ही है, क्या नाम है, सेवानिवृत्त होनी है, उनका समय खत्म होना है। सर लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया, 2 बार लॉटरी आई, 1954 में और 1966 में। फिर उसके बाद में तो जो 6 साल हो चुके उनका क्रम आ गया था। लॉटरी का मतलब जिनका नाम आ जाएगा उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस्तीफा मांग लिया। नेहरू के सामने 3-5 करोगे नहीं, नेहरू चाहेंगे तो दोबारा तुम्हें बुला लेंगे, वो उसमें दिक्कत नहीं है। 3-5 करोगे, उनसे बैठोगे तो कोई समस्या हो जाएगी, समझ आएगी बात है। तो ये कैसे क्रम बन भी पाया शुरुआत में। तो सर क्या हुआ, तो 2 वर्ष के लिए था, तो शुरुआत में लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार 1952 में गठित हुए तो कोई छोड़ने को नहीं था, तो लॉटरी सिस्टम था वो, जिनकी लॉटरी लग गई। अच्छा एक और अच्छी बात है, तुम नेहरू की बात मानोगे तो अगली बार चुन के आगे तो क्या है, 2 साल तो तुम रह लिए, अगली बार फिर रहोगे तो 6 साल लगातार रहोगे। हो सकता है तुम्हारे भाग्य और फूटे हो तो अगली बार फिर से आ जाए लॉटरी में, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, नेहरू फिर बुला लेंगे, तुम्हारा अगली 6 साल और रहोगे, कुल मिला के 10 साल रह जाओगे, नेहरू की बात मानोगे तो। लेकिन सिस्टम बन गया कि हर 2 साल में क्या होना है, 1/3 का सेवानिवृत्ति होनी है, टाइम खत्म होना उनका। फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। 1968 से तो क्या हो गया, क्रम चलता रहा, फिर कोई समस्या नहीं आई, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा जो राज्यसभा है वो किससे तुलना है, हमारे अमेरिका के सीनेट के जैसा है। अमेरिका में जो सीनेट है उसमें कितने आपके MP रहते हैं, वहां पे उसमें रहते हैं आपके 100 रहते हैं, 100 है, आगे भी 100 ही रहेंगे, क्योंकि वहां पे हर एक स्टेट से 2 हैं। वहां पे स्टेट कितने 50 हैं, वहां स्टेट ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि वो अमेरिका बना ही अलग तरीके से। अमेरिका क्या है, 50 अलग अलग स्टेट थे तब जाकर के एक देश हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो स्टेट जो है ना, अमेरिका महाद्वीप है, उसके छोटे छोटे स्टेट मिल करके क्या बनाया, USA। अमेरिका तो शॉर्ट में बोल देते हैं। यहां तक समझ में आई। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जैसे आपका यूपी को मिले 31, महाराष्ट्र को मिले 19, तमिलनाडु को मिले 18, इस तरीके से ये आवंटन कहां है सर, आपका 4थी अनुसूची में, शेड्यूल 4 में। बात याद रहेगी। तो राज्यसभा से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली, कैसे क्या है। अब चलते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं। पदाधिकारी का मतलब क्या है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, तो इसके पदाधिकारी सर आपके 2 हैं। ये तो 3 तो नंबर है, लेक्चर का नंबर है सर, ये दिख रहा है ना आपका, पहले में ये था, ये इसको ग्रीन वाले को मार्क मत करना, ठीक है। और दूसरे में है आपका ये वाला हो गया। अब तीसरा मतलब स्लाइड है, स्लाइड का नंबर है। पदाधिकारी कितने होते हैं सर आपके, 2 होते हैं। और पहला पदाधिकारी है सर आपका जिसको बोलते हैं सभापति, अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है, चेयरमैन होता है। लोकसभा में उसको क्या बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे, और इंग्लिश में स्पीकर कहेंगे। लोकसभा का कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर होता है। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, अध्यक्षता करने वाला, वो है चेयरमैन, हिंदी में कहेंगे सभापति। और आपको पता है हम पढ़ के आए थे क्या, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति क्या होता है सर आपका? पदेन सभापति होता है। कैसा होता है? पदेन सभापति। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति। इसलिए इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो भी उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। उसको राज्यसभा के सभापति होने के लिए निर्वाचित होने की जरूरत नहीं है। यहीं से प्रश्न आएगा तो क्या है सर आपका? अब चेयरमैन शब्द नहीं आता है, चेयरपर्सन आता है। समझ आ रही बात है? क्योंकि चेयरमैन शब्द हटा दिया, क्योंकि मैन रहेगा तो केवल लेडीज उसके लिए रहेगा, पुरुष के लिए। लेडीज भी हो सकती है आपकी। अब आ जाओ सर आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है सर? सदन का सदस्य नहीं होता है। अच्छा ये बताओ लोकसभा अध्यक्ष क्या सदन का हिस्सा होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन राज्यसभा का जो क्या है आपका सभापति, राज्यसभा का जो चेयरमैन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो क्या है? राज्यसभा का हिस्सा होता है? नहीं, वो क्या बाहर से लाया गया? कौन? उपराष्ट्रपति। वो क्या एमपी है? वो नहीं है। राज्यसभा के क्या उसके इलेक्शन इस तरीके से हुआ है एमपी के रूप में? नहीं। कैसे हुआ? उपराष्ट्रपति के रूप में उसका तो अलग चुनाव हुआ था। उपराष्ट्रपति के लिए जो वो है आपका कौन सा मंडल है, किसको बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। कौन कौन से मिलकर बनता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों। केवल संसदीय उपराष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए संसद के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित। वहां विधान परिषद का टच भी नहीं करना, ठीक है? और सब निर्वाचित। उपराष्ट्रपति के लिए क्या है सर आपके? पूरी संसद। पूरी संसद का मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरीके के। समझा पाया? ज्यादा क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सदन का हिस्सा नहीं है, इसका तो चुनाव अलग से हुआ है, एमपी के रूप में नहीं। तो यहीं से प्रश्न घुमा देता है दिमाग में। एग्जामिनर कहता है क्या जो राज्यसभा का सभापति है सदन का सदस्य होता है? नहीं, क्योंकि सभापति है कौन? उपराष्ट्रपति। तो उसका तो निर्वाचन अलग से हुआ है, ठीक है? और जो उपसभापति है जिसको कहते हैं डिप्यूटी चेयरपर्सन, डिप्यूटी चेयरपर्सन है, वो उसका निर्वाचन कहां से होता है? राज्यसभा के लोगों में से ही होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का क्या करती है? चयन करती है, ठीक है? क्या ये सदस्य होता है? बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं सर। उपसभापति त्याग पत्र किसको देता है? सर राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की तो सारी कहानी पढ़ चुके हैं ना। किसको त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति को देगा। तो उसकी कहानी छोड़ो, अब पढ़ेंगे जो रह गया उसकी। उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा? सभापति को। सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति। अच्छा, इसको मान लीजिए त्याग पत्र नहीं दिया और हमारा मूड कर रहा है इसको हटाना, यार ये सही नहीं है, तो क्या करेंगे? टोटल सदस्य के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, लेकिन उपसभापति के लिए 14 दिन का नोटिस इसको भी देना पड़ेगा। बाकी सदस्य ही हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? सदस्य ही हटा सकते हैं। क्लियर हुई कहानी? अच्छा, बात करेंगे सभापति और उपसभापति को। फिर से ध्यान रखो, सभापति उपसभापति को जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से मिलता है। इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहेंगे CFI। भारत की संचित निधि, जितना भी टैक्स वगैरह होता है उसमें अपने आप पहुंच जाता है। टैक्स कलेक्ट होता है, सब पहुंच जाता है। बाद में जब बजट बनता है उसमें से निकालने के लिए कानून बनाना पड़ता है। पैसा उसमें पहुंच तो आराम से जाता है। बैंक में तुम पैसा जमा करने जाओ, ठीक है, निकालोगे तो बड़े झंझट है। जमा करने जाओगे, लाओ इधर लाओ, आराम से बिठाएगा कुर्सी पे, जमा हो जाएगा। होता है नहीं होता है? निकालने में बहुत 3-5 होती है। तो यही है सर आपका वेतन कहां से मिलता है इन दोनों को, सभापति उपसभापति को? भारत की संचित निधि से। सर आपको एक बात बताऊं, जो उपराष्ट्रपति है उसको वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, सभापति का मिलता है। बात समझ में आ गई? जो काम करते हो सर उसका मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तुम बस तब तक हो जब तक राष्ट्रपति निपट नहीं लेते, पद पे नहीं रहते, है ना? कैसे नहीं रहेंगे? या तो निकल लें, यानी सत्य हो जाए उनका, या फिर त्याग पत्र दे दें, या फिर क्या हो जाए, महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है राष्ट्रपति आपके विदेशों में भी चले जाते हैं, तो कुछ समय के लिए वो थोड़ा बहुत कार्यान्वयन भी कर लेते हैं। छोड़ो, वो टेक्निकल बात है, इसको यहाँ छोड़ दो। तो ये रहता है उपराष्ट्रपति, उसमें रहता है तक में रहता है कि कन्नी खुजाए मेरी तक लग जाए। गेम खेले ना गाँव में, है ना? उसमें रहते हैं। तो भाई साहब वो काम तो कर ही नहीं रहे, तुम तो स्टेफनी के रूम में पड़े हुए हो। काम तुम किसका कर रहे हो? सभापति का, है ना? कैसा कर रहे हो? सभापति का। तो वेतन भी तुम्हें किसका मिलता है? सभापति का मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किसका मिलता है? सभापति पे के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। और कितना है सर आपका? और ये लिखा हुआ है 266 के आपके क्लॉज फर्स्ट में, ठीक है? यहां तक बात होगी। अब सर राज्यसभा की विधेयकों पे क्या पावर है उसकी चर्चा करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की पावर की बात करूं सर, सामान्य विधेयक पे, सामान्य विधेयक की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य विधेयक पे कैसी है? दोनों की बराबर है। साधारण विधेयक है, दोनों सदनों में जाना चाहिए। कैसी इनकी पावर है? राज्यसभा की लोकसभा की बराबर है। और कैसा है? संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें भी क्या है? राज्यसभा लोकसभा एकदम बराबर है। लेकिन जो वित्तीय विधेयक होते हैं, समझ आएगी ना? जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, ठीक है? मनी बिल भी क्या है? फाइनेंस बिल ही है, ठीक है? तो लेकिन हर एक मनी बिल, फाइनेंस बिल, अब पता नहीं जो भी है, बाद में बात करेंगे, अभी टॉपिक आएगा उसको, ठीक है? तो धन विधेयक है या कोई वित्तीय विधेयक है, उस पे राज्यसभा की पावर बहुत नगण्य है। क्या रहेगा? देखो, धन विधेयक पे 14 दिन में अपनी राय भेजनी होती है। मान लीजिए बजट क्या है? धन विधेयक है, बजट गया राज्यसभा में,
या तो पास करके तुरंत ही भेज दें, नहीं तो बेइज्जती कराएं, क्योंकि 2 सप्ताह के भीतर अपने आप पास किया हुआ मान लिया जाएगा। चाहे तुम पास करो या मत करो, माना जाएगा तुमने पास कर दिया। और तुमने बोला कुछ राय दी कि इस बजट में ये सुधार करने चाहिए, और तुमने भेज दिया दूसरे दिन, तो ये लोकसभा पे कैसा है, बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो राय मान ले, नहीं तो नहीं माने। यानी कहने का मतलब एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल पे, किसको, लोकसभा को, निम्न हाउस पे। राज्यसभा धन विधेयक को लेकर के 14 दिन में अपनी राय भेजनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। धन विधेयक जैसे बजट धन की चर्चा करेंगे, लेकिन राज्यसभा को 2 स्पष्ट जो स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास में, जो लोकसभा के पास में नहीं है। देखो कौन सी है, 249 आर्टिकल, 250 में से एक कम। इसमें क्या है सर, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची पे कौन आपका कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल है ना। और केंद्रीय सूची समवर्ती पे कौन बना सकते हैं, अच्छा केंद्र सूची पे केंद्र बनाएगा, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। लड़ाई होने पे मानी किसकी जाएगी, केंद्र की। ठीक है, कहने का मतलब जो आपकी संसद है किन किन पे कानून बना सकती है, केंद्र सूची समवर्ती सूची दोनों पे। राज्य सूची पे कब बना सकती है, तो ये बनवाने का अधिकार किन पे है, राज्यसभा पे है। राज्यसभा क्या करे, अपने उपस्थित और वोट के कितना मिल जाए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मिल जाए। मान लो जितने उपस्थित थे और उसका 2/3, वोटिंग करने वालों का 2/3, तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा को स्पेशल अधिकार दिया गया है, वो चाहे तो राज्य की जो सूची है उस पर भी किसको अधिकार दे सकती है, संसद को दे सकती है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा हाउस करता है, इसलिए उसको राज्यसभा बोला जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली। लोकसभा क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, इसलिए लोगों का हाउस कहते हैं किसको, लोकसभा को। चलो ये हमने बात कर सकती है। लेकिन एक चीज बताओ, मान लीजिए कोई कानून बन गया, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, और स्टेट लिस्ट का तुमने कोई कानून बना दिया, कितने दिन तक रहेगा वो ऐसा संकल्प, 1 साल तक वैलिडिटी है। ऐसे तो तुम कुछ भी कर दोगे, पूरा सारी स्टेट लिस्ट पे करवा दोगे, तुम्हारे सारे राज्यसभा में भी तुम्हारे एमपी हो गए तो तुम्हारी होगी बल्ले बल्ले, फिर तो तुम पूरा देश गड़बड़ करवा दोगे। नहीं, तो फिर क्या है, वो केवल 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना पता पड़ेगा ऐसा करवा सकती है कौन, राज्यसभा। अब दूसरा चलते हैं सर, 312 भी स्पेशल पावर है राज्यसभा को। क्या, उपस्थित मतदान के 2/3, वही सेम वोट, उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना मिले, 2/3। नई जो है ना, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस नई। सर आपके देश में कितनी ऑल इंडिया सर्विस है, IAS 1 हो गई, IPS 2 हो गई, और तीसरी हो गई IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन वाली नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। क्यों, क्योंकि इनका चयन करती है यूपीएससी के द्वारा चयन होता है। ऑल इंडिया सर्विस इसलिए क्योंकि भले तुम यूपी के हो, तुम्हें कहां पटका जा सकता है, MP में किया जा सकता है, तुम्हें केरला भेजा जा सकता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं पे भी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा है। एक IAS बन के गए हो, तुम्हें कहां मिलेगा, तुम्हारा जो है ना, कहीं पे भी जा सकते हो आप। ठीक है, तुम्हें नागालैंड में भेजा जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी रैंक अच्छी है तो चल जाएगा काम। मेरी बात समझ में आ गई। तो नई अखिल भारतीय सेवा, पहले IFS थी नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं थी। देखो उदाहरण के लिए 1966 में आई थी भारतीय वन सेवा, कब आई, 1966 में आई। और कब, AIS एक्ट 1951 के तहत इसको बनाया गया था, भारत सरकार ने इसको बनाया था। ये हमारा हो गया सर। तो अब ये बताओ, अब तक क्या पढ़ा हमने, जो राज्यसभा है उसको 2 स्पेशल, क्या धन विधेयक पे क्या है, कोई पावर नहीं है सर। 14 दिन के भीतर उसको क्या है, अपनी राय देनी होती है, और नहीं दे तो मान ली जाती है कि उसने राय दे दी। ठीक है, यानी धन विधेयक पर थोड़ा कमजोर है राज्यसभा, राइट कम है। लेकिन एक चीज बताओ, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन पर कैसा है, बिल्कुल बराबर है किसके, लोकसभा के। ठीक है, ये बात हुई। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी से भी, ठीक है, अलर्ट रहना। ये बताओ कि राज्यसभा को एक स्पेशल पावर है, तुम्हें आर्टिकल बताना है कि वो राज्य सूची के विषयों पे भी आपका बनवा सकती है, क्या, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, अपने उपस्थित और वोट करने वाले के 2/3 का यूज करके, 249। ठीक है, अच्छा ये बताओ, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, 312 में कहा है, सेम वही है, उपस्थित और वोट करने वालों का 2/3। ठीक है, 2/3 वाला तो हो गया सर। अपर हाउस हो गया हमारा, कोई दिक्कत उसमें। अभी हमारा आ गया लोअर हाउस, इसकी थीम क्या है सर, पीकॉक मोर। उसकी वाली कौन सी थी, राज्यसभा की, जो नई है उसका लोटस है। ठीक है, चलो ये सरल है थोड़ा, राज्यसभा हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से तो हम परिचित रहते हैं। लोकसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल कौन सा है सर, 81। अब सरल क्यों, क्योंकि जब मैं राज्यसभा पढ़ा रहा था कई बार लोकसभा का अध्ययन हो गया है, तो दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये तो बस फॉर्मेलिटी रह गई है। आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, अभी मैंने बार बार बोला था ना, इसकी चर्चा करी थी। तो सर आर्टिकल कौन सा है, 81, उसके लिए कौन सा है, 81, तो सॉरी 80। राज्यसभा के लिए इसके उसके मत करो सर, राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। चलो ये हो गया। इसके सदस्य की बात करें तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552 कितने हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं वर्तमान में, 545 थे, कितने हो गए, 543। क्यों, 2 जो एंग्लो इंडियन है,
दो एंग्लो इंडियन अब हट चुके हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने आपके, वर्तमान में कितने, तो 543, कितने आपके 500, मैं 243 बोला था क्या, अच्छा 543 है, कितने 543, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इनमें से 543 में से 530 राज्यों से रहते हैं और आपके 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से रहते हैं। गड़बड़ हुआ क्या, चलो ठीक है। उसके बाद में आपके कितने, दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, वो हट गए, कब हुआ सर, 2019 में आया कौन सा 104वां संविधान संशोधन, जिसमें 331 में दो रहते थे, कहां के लिए, संसद में, लोकसभा में, और इधर 333 के तहत राज्यों में एक होता था। ये सब कट गया, खत्म करो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। कुल मिला के कितना याद रखना है कि जो एंग्लो इंडियन होते थे वो कौन से अधिनियम से आपके खत्म कर दिए गए, 1 से 4 से। अब आ जाओ, जो 20 है, 20 और ये कितने हो गए आपके, अरे देखो ओवर इसकी बात कर रहे हैं, तो 530 और ये 20 550 और दो ऐसे होते थे। अब इनको हटा दो तो किसने बताए, अच्छा इनमें से भी आपके 545 थे, क्योंकि 7 जो है ना, 7 पहले हटा दो, कहां चले गए, पीओके के लिए चले गए फिर से यहाँ पे लोकसभा में, ठीक है। तो वास्तव में बच्चे कितने आपके, इनकी बात करेंगे तो 543 और निर्वाचित वाले इनकी दोनों में से हटाने पड़ेंगे, उनको करो मत, ठीक है। तो वर्तमान में इलेक्टेड कितने आपके 543 हैं और ये हटे गए। और तो बात करेंगे कहां पे, जो यूनियन टेरिटरीज के पास में कितने आपके, तो 13 हैं, ठीक है वर्तमान में। चलो लेके आते हैं। तो आपको इस वाले बवाल में से कितना याद रखना है सर, आपका सदस्य की बात करेंगे तो दो एंग्लो इंडियन खत्म हुए किससे, 104वें संविधान संशोधन से, और अधिकतम कितने हो सकते हैं 552, और अभी वर्तमान में कितने 543, बस ये कबाड़ा छोड़ दो, ठीक है। ओके आ जाओ इधर आगे। तो सर अब बात करें वो कौन सा राज्य है जहां से लोकसभा के लिए सर्वाधिक सीटें हैं, यूपी है, कितने आपके, अच्छा यूपी वहां पे भी था, क्योंकि सर आधार बनाया गया है किसको, जनसंख्या को। सर कब की जनसंख्या, 1971 की, है ना, कब की जनसंख्या 1971 की, ये पॉइंट हो गया। अब चलते हैं सर आपके दो सदन की हमने चर्चा करी थी, एक सदन हो गया राज्यसभा, अब कर रहे हैं हम लोकसभा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले राज्यसभा से क्या था, एमपी था, और अभी क्या बन गया, वो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी खड़ा हो गया, दोनों से बन गया। या फिर छोड़ो, कई बार क्या होता है राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं, अखिलेश वहां पे भी लड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सीएम बनना होता है ना, मान लीजिए वहां पे भी जीत गए, होता है ना। अब क्या होगा, दोहरी जो सदस्यता है मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, कौन सा रहेगा कौन सा छूटेगा, यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अब उठाते हैं पहला हमारे यहाँ पे दोहरी सदस्यता संभव नहीं है, तो एक तो छूटेगा, कौन सा क्या है, चलो देख लेते हैं आपका किसमें है ये सारी कहानी। आरपीए एक्ट, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसी में 1951 वाले में पहला पॉइंट क्या कहता है सर, ए में कहता है आपके पास में यदि आपके आरएसएलएस दोनों की आपकी है तो 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, दोहरी सदस्यता से आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, 10 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना है। अब अभी हम पहला पॉइंट 500 उठाया हमने, संसद को लेके चलेंगे, तुम राज्यसभा से एमपी थे और आप जीत गए लोकसभा का, तो आपको डिसाइड करना है इधर ये वाला लड्डू या ये वाला, 10 दिन में के बीच में डिसाइड करना है, नहीं तो क्या होगी, दोनों उड़ जाएंगी तुम्हारी ये नहीं है कि कोई बुरा होगा, दोनों की दोनों खत्म हो जाएंगी, दोहरी रख ही नहीं सकते। तो क्या करना है आपका, तो चाहो तो क्या कर सकते हैं आपके, दूसरा पॉइंट कहता है आपका राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हो, फिर लोकसभा राज्यसभा, तो इनमें से कोई ना कोई आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ज्यादा टेक्निकल नहीं हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका राज्यसभा लोकसभा दो हो रहा है, 2 से अधिक वाला एमपी छोड़ो, यहाँ आपके लिए कम करनी है। चलते हैं आपका, क्योंकि तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं आधे नींद बुखा रहे हो, बताने को पूरा हो जाएगा, इसमें 3-4 पॉइंट हैं, कराते कराते आपको 10 मिनट चाहिए मुझे समझाने के लिए, रिपीट करने के लिए, आपके में आएगा नहीं, टेंशन लोगे। अब चलते हैं सर आपका, शायद ये लास्ट स्लाइड लेकिन आपको अच्छा लगेगा। इलेक्शन कैसे होता है सर, किनका, लोकसभा एमपी का। राज्यसभा वालों को तो जान गए कहां से होता है, तुम वोट नहीं डालते हो, इनके लिए तो अभी डाले हैं ना आपने, लोकसभा एमपी के लिए जनता डालती है, यानी कैसा निर्वाचन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं था, राज्यसभा के लिए क्या था, अप्रत्यक्ष था। कौन कर रहा था, आपके विधानसभाएं कर रही थी, विधान परिषद नहीं, विधानसभा में भी कौन से निर्वाचित, मनोनीत नहीं। चलो आ जाओ, इलेक्शन की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे, तो प्रणाली कैसी है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट एफपीपीएस बोला जाता है इसको, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। कहां से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है हमने, ये पूछा जाता है। जो ये जो है ना लोकसभा की निर्वाचन की पद्धति, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है, अरे 10 लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे 51% लाना नहीं है किसी को वोट, 10 लोग लड़ रहे हैं, सबको मिले 8-8, 9-9, 10, ठीक है, और एक को मिल गए 12-13, अब डिसाइड कर लो ऊपर नीचे कर लेना, कुल मिला के क्या है, एक को 12-13% भी मिल गया तब भी जीत गया, यानी क्या है, जितने लड़ रहे हैं उसमें से एक कदम आगे जो भी है, एक वोट से भी कोई जीत गया तो जीत गया। समझ में आ रही है, यहाँ 51% का कोई खेल नहीं है,
कि 2 लोग लड़ रहे हैं, 51% जिसके आएंगे वो जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 10 लोग भी लड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। समझ में आ गई? तो कोई भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 51% की बात करेंगे कभी जीत ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कौन सा रखा है सर? चुनाव की प्रणाली कौन सी है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। सर्वाधिक मत वाला क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन है हमारे यहाँ पे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल निर्वाचन क्षेत्र है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व क्या है? प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। यूपी में आपके 80 हैं आपके विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा नहीं लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा तो सीएम वाले के लिए देता है। बात समझ आई? एकल निर्वाचन क्षेत्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है सर आपका, कितना है? 18 साल के लिए। अभी वोट कहां डाल सकते हैं एमपी के लिए? आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 18 शुरुआत से नहीं है। शुरुआत में कितना था? 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। और बात करेंगे उस टाइम पे कौन थे आपके? राजीव सर थे, राजीव गांधी ने 21 वर्ष से क्या करवा दी थी उम्र? 18 वर्ष करवा दी थी। 3 वर्ष आपकी कम कर दी। इससे क्या हो गया? एक जनाधार बढ़ गया था, वो सारे युवा लोग भी शामिल हो गए थे। ठीक है, तो अभी बात करेंगे मताधिकार की वर्ष कितनी है? 18 वर्ष। 21 पहले कितनी थी? 21 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन से 21 से आपकी 18 कर दी गई? 61 वाले। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अर्हता क्या सर आपके लोकसभा एमपी की? 25 वर्ष है। यहीं पे राज्यसभा की बात करेंगे तो 30 वर्ष है। सर ये टॉपिक पढ़ चुके हो आप, रिपीट कर रहे हैं बस हम। अवधि कितनी है सर? 5 वर्ष है। उसकी अवधि कितनी थी? 6 वर्ष थी। और इसका ये वो तिहाई वाला नहीं है, 5 साल के बाद में ही होना है। ठीक है, अस्थायी सदन है ये। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की डेट से, जैसे ही पहला अधिवेशन होता है तभी से 5 साल आपके काउंट किए जाते हैं। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है ना 1971 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या थी उसको बनाया गया। तो कहेंगे अभी जो चल रहा है तो कौन सी जनसंख्या को आधार बनाया गया? 1971 की। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी जनगणना हुई उनको नहीं बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। उन्होंने बोला या तुम जनसंख्या को फिर से आधार बनाओगे तो यूपी एमपी जैसे राज्य जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाई है, बिहार जैसे राज्य, बिहार ने को बढ़ाई, इनको तो ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। और फिर तुम एक तरफ कहते हो कि जनसंख्या कंट्रोल करो। जो पढ़े लिखे राज्य केरल जैसे राज्यों ने हंगामा किया कि हमें तो हमारे जो है ना अच्छी नीतियों का क्या मिलेगा? ठीक है, पनिशमेंट दे दिया आपने तो फिर वो जनसंख्या रोक दी गई। 1971 को ही आधार बनाया गया है, क्योंकि देखा गया कि बाद में केरल जैसे राज्यों ने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? इसलिए आधार कौन सा है? 1971 का ही है। ठीक है, तो यही है। अच्छा, लोकसभा में सीटें SC ST की आरक्षित की गई हैं। सबसे ज्यादा कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है, ध्यान रखना। लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है जहां से SC ST की सीटें है ही नहीं है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर। यहाँ आपकी है ही नहीं है SC ST वाली। ठीक है, और कास्ट होंगी, SC ST नहीं है। कुल मिला के बात होगी। कार्यकाल पहले ही भंग किया जा सकता है। क्या लोकसभा का कार्यकाल पहले भी भंग किया जा सकता है? किया जा सकता है। कब? कौन कर सकता है सर? पीएम की सिफारिश पे राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसको? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पीएम की सिफारिश पे राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, ऐसी हमने बात करी थी। ठीक है, तो इतनी चर्चा हो गई। अब हम इसका दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे, कैसे कोई बिल आता है, कैसे मनी बिल है, कैसे फाइनेंस बिल है। कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जिनको समझ में आ गई पूरी जिंदगी भर आपका जो ना कंसेप्ट क्लियर रह जाएगा। ये थोड़ा स्लो चलाया मैंने, आज आधा चलाया, एक ही पेज हुआ है, जैसे 2 का टारगेट था। उसके बाद में अगला आधा पेज है वो भी चलेगा। उसके बाद में राज्यों वाला फ्री में हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर राज्यों में। उसके बाद में आएगी तुम्हारी कौन सी? न्यायपालिका। उसके बाद में पॉलिटी लेवल होगा, खत्म होगी। स्थानीय शासन भी आएगा, पंचायत भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा।